एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पहुंच चुकी थी। वो कोई इंडिया की पुलिस तो थी नहीं कि मैं उससे लड़ झगड़ कर वहां से निकलने की कोशिश करता, और पाकिस्तान में रहते हुए पुलिस वालों से टकराना कोई दानिशमंदी नहीं थी। मुझे अंदाजा था कि वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे पकड़कर थाने ले जा रहे हैं। मैंने मजबूरन अपने हाथ सर से बुलंद कर लिए थे। हवालदार ने एक आदमी को इशारा किया और उसने आकर मेरी तलाशी ली, मगर उसके अनाड़ीपन को देखकर यूं लगा जैसे वो पुलिस के सिपाही की बजाय कोई मजदूर हो। मैं जानता था कि थाने जाते ही जल्द या बदेर उनको अपनी गलती का पता चल जाएगा कि वो गैर मुतल्लिका शख्स को पकड़ कर ले आए हैं। मगर एक चीज मुझे उलझन में मुब्तला किए हुए थी कि हवालदार ने मेरा सही नाम लेकर पुकारा था, और ये कैसे हो सकता था कि उनका मतलूबा शख्स भी मेरा हम नाम हो। बहरहाल मैंने सर झटक कर अपनी कोफ्त दूर की और चुपचाप हथकड़ी लगवा ली। मैंने कहा, हवालदार साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे किस जुर्म में आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं? वो तंजिया लहजे में बोला, अपने जुर्मों की फहरिस्त तूने बतानी है पुत्र, पूछना तो हमने है। मैंने उससे सर खपाना मुनासिब न समझा कि वो हर बात का उल्टा मतलब ले रहा था, और चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। 3-4 पुलिस वाले मुझे गली में खड़े नजर आए, गोया उन्होंने मेरे फरार होने के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए अपनी कुछ नफरी रिजर्व में रख छोड़ी थी। गली में थोड़ा सा आगे उनकी जीप खड़ी थी। मुझे जीप में बिठाकर वो चल पड़े। इक्का दुक्का शिनासा चेहरे गली में नजर आए। शायद ये मेरे अब्बू या चचा तक मेरी गिरफ्तारी की इत्तला पहुंचा दें। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी और मैं मुतमईन हो गया। जीप रहमान खेल से निकलकर पहलवान होटल की समत मुड़ी और फिर पुख्ता रोड पर चढ़कर थाने की तरफ चल पड़ी। थाना वहां से करीबन 2 मील दूर था। थाने के अहाते में जीप रोककर वो तमाम फुर्ती से नीचे उतरे और मुझे घेर कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़े। उनके अंदाज से यूं लग रहा था कि जैसे वो बहुत खतरनाक किस्म के मुजरिम को गिरफ्तार करके ला रहे हों। थानेदार के ऑफिस में दाखिल होते ही हवालदार ने सैल्यूट करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुजरिम उमर जान हाजिर है। मोटी तोंद के थानेदार ने नजरें उठाकर मेरी जानिब घूरा और कहकर एक गहरी सांस ली और बोला, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैंने एक मर्तबा फिर उनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। थानेदार साहब, ये किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे पकड़ लाए हैं। अगर आप इसी तरह मुझे मुजरिम समझकर देर करते रहे तो असल मुजरिम दूर निकल जाएगा। थानेदार सुनी अनसुनी करते हुए बोला, फीके इसको हवालात में बंद करो। हवालदार जोर से पाँव मारकर सैल्यूट करता हुआ बोला, यस सर। इस मर्तबा उसका मुखातिब मैं था। चलो, और मैं बेबसी से सर हिलाकर उसके साथ चल पड़ा। ये बेचारगी की इंतहा थी कि मैं घर पहुंचकर भी घर वालों से मिल न पाया था। मुझे पुलिस वालों पर सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर उनके साथ हाथापाई करके अपने आप को बेगुनाह से मुजरिम नहीं बना सकता था। मुझे पता था कि थोड़ी देर तक अब्बू जान या चचा जान ने आकर मुझे ले जाना था। एक हल्का सा खौफ अलबत्ता मेरे जहन में फौज से भगोड़ा होने के मुतालिक था कि कहीं उसको बुनियाद बनाकर पुलिस वाले मुझे हवालात में बंद न रखें या वापस मेरी यूनिट भिजवा दें, क्योंकि भगोड़ा होने के बाद लामोहाला मेरी यूनिट ने मुतल्लिका थाने को मुत्तला किया होगा, और मैं उस वक्त बदकिस्मती से अपने मुतल्लिका थाने के हवालात में ही बंद था। पुलिस वाले मुझे हवालात में बंद करके चले गए और मैं परेशानी के आलम में हवालात के अंदर चक्कर काटने लगा। मुझे बेचैनी से अब्बू जान या चचा जान की आमद का इंतजार था, मगर काफी देर गुजर जाने के बाद भी मेरी उम्मीद बर न आई। मैंने फिक्रमंदी से सोचा शायद उन तक इत्तला न पहुंची हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक मुस्बत सोच मेरे दिमाग में उभरी। इतने शनासाओं ने मुझे पुलिस वालों के साथ थाने की तरफ आते देखा है, किसी न किसी को तो ये इत्तला मेरे घर वालों तक पहुंचा देनी चाहिए थी। इन्हीं सोचों में घिरा इस्तराब से टहल रहा था कि अचानक हवालात के दरवाजे पर आहट हुई। मैंने उस समत नजर दौड़ाई तो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। मेरा क्लास फेलो नजर गुल दरवाजे पर खड़ा परेशानी और अफसोस की हालत में मुझे देख रहा था। उस पर नजर पड़ते ही मैं तीर की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा। शुक्र दे चेतरागले, शुक्र है तुम आ गए हो। काफी अरसे बाद मैंने पश्तो बोली थी। यूं भी पश्तो और सराय की दोनों जबानें गंडापुरों की मादरी जबान की हैसियत रखती हैं, और एक दूसरे की मुतजाद होने के बावजूद गंडापुर दोनों जबानों पर मुकम्मल उबूर रखते हैं और अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में दोनों जबानें इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरी गर्मजोशी और तेजी को नजर गुल किसी खातिर में न लाया और उसी दुख भरी नजरों से मेरी जानिब देखता रहा। क्यों, क्या बात है? तुम इस तरह क्यों हैरानी से मुझे
گھور رہے ہو۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، عمری تمہیں پتہ نہیں تھا اپنے گھر اور گاؤں کے حالات کا، تمہیں اس طرح دن دہاڑے رحمان خیل نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں حیرانی سے مستفسر ہوا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر تمہاری مراد چودھری خاندان سے دشمنی کی شروعات سے ہے تو ان کے ڈر سے میں اپنے گاؤں یا گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ نظر گل کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا، کون سے گھر والے دوست؟ گھر والوں کے نام پر آپ کا سسر چچا فاضل ہی بچا ہے، اور وہ بھی ابھی تک سول ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، باقی سارے تو۔ میں حوالات کے دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نظر گل کی بات مجھے ایک گھٹیا مذاق کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی اس طرح ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، یہ حقیقت ہے میرے دوست، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چودھری انور کے بیٹے چودھری اکبر نے تمہارے خلاف اتنے کیس درج کروائے ہیں کہ تو پولیس کے مطلوبہ افراد کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ چودھری خاندان نے تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھانے کے لیے پولیس کے کئی سرکردہ افراد کو خریدا ہوا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پانی کی طرح روپیہ بہایا ہے۔ ان کا مقصد تمہارے خاندان کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور بدقسمتی اپنے خاندان میں زندہ بچ جانے والے واحد تم ہی تھے جو چودھری خاندان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ تمہارے چچا تو اگر زندہ بچ گئے تب بھی جسمانی لحاظ سے کسی انتقامی کارروائی میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ نظر گل کی بات سن کر میرے بدن سے گویا جان نکل گئی تھی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں حوالات کے دروازے کی سلاخوں کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس طرح چشم زدن میں خاندان کے خاندان کا صفائے ہستی سے مٹ جانا اور اس خاندان کے بچ جانے والے شخص کے لیے اس بات کو برداشت کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے، اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس حقیقت کو برداشت کرتا۔ میں اسی حالت میں دروازے کے سامنے بیٹھ کر گمسم ہو گیا۔ اس کے بعد نظر گل مجھے کون کون سی تفصیلات بتاتا رہا، اس کو سمجھنے سے میرا ذہن قاصر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو پیاروں کی صورتیں گھوم رہی تھیں، کانوں میں سعدیہ کی پیار بھری سرگوشیاں اور عدنان کی چہکاریں گونج رہی تھیں۔ کیا میں اپنے پیاروں کو کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤں گا، کبھی بھی ان کی آواز نہیں سن پاؤں گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب بہت تلخ لیکن حقیقت پر مبنی تھا۔ امی جان کی ممتا بھری گود جس میں سر رکھ کر میں لیٹا کرتا تھا مجھ سے چھن گئی تھی۔ ابو جان کی شفقت بھری ڈانٹ اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ بھائیوں سے پیار بھرے جھگڑے میرے لیے خواب ہو گئے تھے۔ سعدیہ کی محبت مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ مستقبل کے راستے میں مجھے سوائے اذیتوں، مصیبتوں اور تکالیف کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دکھ درد سمجھنے والے اور گرتے کو سہارا دینے والے مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو میں خود کو نہایت طاقتور اور مضبوط سمجھ رہا تھا، اب اس پرندے کی طرح بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگا جو شکاری کے جال میں پھنس گیا ہو، یا اس جانور کی مانند جو قصائی کے آگے باندھ کر ڈال دیا گیا ہو۔ نہ معلوم کتنی دیر اسی طرح سوچوں میں گم حوالات کے دروازے پر سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اچانک میرے پہلو میں کسی نے ٹھوکر لگائی اور میں فرش پر گر گیا۔ ایک کرخت آواز میری سماعت میں گونجی، کھڑے ہو جاؤ ہجڑے، پہلے ہیرو بن کر وارداتیں کرتے ہو اور پکڑے جانے پر عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہو۔ اور میں نہ جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کس وقت پولیس والے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ البتہ ان کا ٹھڈا کھا کر میں اپنے ماحول میں واپس آ گیا۔ پولیس والے میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو میری بزدلی پر محمول کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کی حراست میں آ گیا تھا۔ اس جان کا حادثے کے بارے میں سن کر میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ ان کی تردید کر سکتا۔ میرے پہلو میں ایک اور زوردار ٹھوکر لگا کر پولیس والا غرایا، تو نے سنا نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ میں زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر بمشکل کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے نچوڑ کر میری رگوں سے خون نکال لیا ہو۔ ایک نے مجھے بازو سے پکڑ کر حوالات کے باہر دھکیلا، چلو آگے، اور میں ایک مرتبہ پھر لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر پیٹھ پر لگنے والی ٹھوکر نے مجھے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد 2-3 ٹھوکریں میرے پہلو میں لگیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے تکلیف بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑا کرو اس بے غیرت کو۔ وہ غالباً ان کا سینئر تھا کہ اس کی غراہٹ سنتے ہی 2 بندوں نے مجھے دائیں بائیں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ لے چلو اسے آپریشن روم میں، تھانے دار صاحب بے دردی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے آپریشن روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آپریشن روم سے مراد کوئی اذیت رسانی کا کمرہ ہوگا۔ میرے ذہن میں سوچ ابھری جس کی تصدیق مبینہ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی ہو گئی۔ اس آپریشن روم میں لے جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مجھے لباس کی قید سے آزاد کیا، اور پھر لکڑی کی بڑی سی میز پر اوندھے منہ لٹا کر وہ تشدد شروع کر دیا جو بیان سے باہر ہے۔ اس معاملے میں مجھے انڈیا کا عقوبت خانہ اپنے والوں سے بہت ہیچ نظر آیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ بغیر
कुछ पूछे उन्होंने मुझे जदोकोब करना शुरू कर दिया था। पीठ और कूल्हों पर चमड़े के लित्तर बरसाने के बाद उन्होंने मुझे बिजली का करंट लगाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ और पांव उन्होंने पहले से मेज पर लगे हुए कुंडों से जकड़ दिए थे। इस अजियत रसानी के मरहले में मैं कई दफा बेहोश हुआ। नामालूम वो किस बात का बदला ले रहे थे। काफी देर मुझे तख्ता मश्क बनाने के बाद उन्होंने मुझे मेज से खोलकर छत से लगे हुए कुंडों के साथ उल्टा लटका दिया। एक भरा हुआ पानी का टब सर के नीचे रखकर उन्होंने मेरी टांगों की बंदिशें इतनी ढीली की जिससे मेरा सर टब के पानी में डूब गया, और फिर बेहोश होने से पहले उन्होंने मेरी टांगों के साथ बंधी रस्सी को टाइट किया तो मेरा सर पानी से बाहर आ गया। काफी देर तक ये खेल जारी रहा, यहाँ तक कि मेरी नाक और मुंह के रास्ते काफी पानी मेरे पेट में दाखिल हो गया। इस दौरान मैं 2-3 दफा बेहोश भी हुआ। तीसरी दफा मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को सीधा खड़ा पाया। मेरे हाथ छत के साथ लगे हुए कुंडों के साथ मजबूती से जकड़े हुए थे। मोटी तोंद वाला थानेदार मेरे पेट में दस्ती छड़ी चबोता हुआ बोला, हाँ भाई भगोड़े साहब, क्या हाल है? गम गुस्से की शिद्दत से मुझे अपनी आवाज खुद भी बेगानी सी लगी। थानेदार साहब, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? वो बोला, बदला किस बात का भाई? ये तो हमारे करम फरमा की ख्वाहिश थी। मेरे लहजे में हैरानी थी। करम फरमा? दरवाजे की समत से एक गरजदार आवाज आई, जी फौजी साहब। सफेद लट्ठे की शलवार कमीज और उसके ऊपर स्याह वॉस्कट पहने चौधरी अकबर मुझे दरवाजे से अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। हम हैं इनके करम फरमा। याद है ना तूने क्या कहा था मुझे कि जो कुछ कर सकता हूँ कर लूँ? अभी कुछ तो मैंने कर लिया है और कुछ करना रहता है। चौधरी, तूने बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा। मेरी आवाज में अजीब सी दीवानगी झलक रही थी। ये मर्दों वाला काम नहीं है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी होती तो कभी भी ये जुल्म न करता। तेरा मामला मेरे साथ था, ना कि मेरे घर वालों के साथ। वो तंजिया लहजे में बोला, मर्दानगी? मेरी नजर में मर्दानगी यही है कि दुश्मन की नस्लों तक को फना कर दो। मैंने कहा, अब तेरी बेहतरी इसी में है कि मुझे यहीं पर हलाक करवा दे, वरना अगर मैं बच गया तो। मगर मेरी बात मुकम्मल होने से पहले थानेदार ने नमक हलाली का सबूत देते हुए मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारकर वो अपनी करीह आवाज में गुर्राया, मेरे सामने चौधरी साहब से मुंह मारी कर रहा है। चौधरी बोला, नहीं नहीं थानेदार साहब, इसे बोलने दो। ये गरीब अपनी मौत को आसान बनाने के चक्कर में है, मगर इसे पता नहीं कि इसने किस शेर को ललकारा है। मैंने नफरत से जमीन पर थूकते हुए कहा, शेर और तू? अगर तेरे अंदर जरा भी गैरत है तो मेरे हाथ खोल। तेरी मर्दानगी का भरम इन सब के सामने न खोल दूं तो कहना। वो मेरी बजाय थानेदार से मुखातिब होकर बोला, सुन लिया थानेदार साहब, इसका मतलब है आप लोगों ने इसकी मेहमान नवाजी सही तरीके से नहीं की। थानेदार खुशामदाना लहजे में बोला, चौधरी साहब अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने कहा, थानेदार साहब आप सरकार के मुलाजिम हैं या चौधरी के? वो उसी तरह खुशामदाना लहजे में बोला, चौधरी साहब ही हमारी सरकार है। मैं नफरत भरे लहजे में बोला, लानत है ऐसी थानेदारी पर जो चंद टकों की खातिर एक बेगुनाह पर इतने जुल्म ढा रहे हो। वो जहरखंद लहजे में बोला, कौन बेगुनाह? कानून अंधा होता है फौजी साहब। तुम्हारे खिलाफ 3 केस दर्ज करवाए जा चुके हैं और उनकी तहकीकात करवाना हमारा फर्ज है। तुम गुनाहगार हो या बेगुनाह, इसका फैसला करना तो अदालत का काम है। हमारा काम है तफ्तीश करना और मुल्जिम से बाज़पुर्स करना, वही हम कर रहे हैं। मैंने कहा, मगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सिर्फ टॉर्चर ही किया है, बाज़पुर्स तो कुछ नहीं की, जबकि आपका काम है कि पहले मुल्जिम से बाज़पुर्स करना और उसके बाद जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करना। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो। थानेदार ने अपनी मकरूह आवाज में कहकहा लगाया, अब तुम हमें तफ्तीश के तरीके सिखाओगे। मैंने कहा, थानेदार साहब, ये हर मुल्जिम का हक है कि उसे उस जुर्म के बारे में बताया जाए जिसकी पादाश में वो हिरासत में लिया गया हो। थानेदार मुजाहिया लहजे में बोला, वो भी बता देंगे सरकार, जल्दी किस बात की है? चौधरी अकबर मूंछों को ताव देता हुआ बोला, आप लोग गपशप करें, मैं सुबह आऊंगा। उस वक्त तक आप इसे भी लाइन पर ले आए, कम से कम इसकी बोलती ही बंद हो जाए। इसने तो हमारा एहतसाब शुरू कर दिया है। थानेदार ने उसे तसल्ली दी, आप बेफिक्र रहें चौधरी साहब, इसकी बोलती तो मैं इस तरह बंद करूंगा कि दुनिया देखेगी। और चौधरी अकबर सर हिलाता हुआ कमरे से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद पुलिस वालों ने सुबह तक मुझ पर जो जुल्म ढाए और जिस किस्म की अजियतें पहुंचाई, अगर वो लिखी जाएं तो कई सफ़े भर जाएं। मैंने पुलिस वालों के जुल्म और बेरहमी के किस्से सुने थे, मगर उनसे वास्ता पहली बार पड़ा था। इस तशद्दुद के दौरान मैं कई मर्तबा बेहोश हुआ, कई मर्तबा मेरी चीखें बुलंद हुई, लेकिन वो उससे लाताल्लुक अपने काम में मसरूफ रहे। ये सिलसिला कहीं सुबह अजानों के वक्त खत्म हुआ। अकूबत खाने से निकाल कर उन्होंने मुझे हवालात में ला फेंका। मेरा तमाम बदन फोड़े की मानिंद दर्द कर रहा था।
भूख, प्यास और नींद की कमी ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया था। मैं काफी देर इसी तरह खुनूदगी की हालत में पड़ा रहा। न जाने वो दिन का कौन सा पहर था कि मेरे कानों में नजर गुल की आवाज आई, उमर जान, उमर जान, उमरी। मैं बमुश्किल सीधा होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने दरवाजे की सलाखों से हाथ अंदर करते हुए मेरी जानिब पानी का ग्लास बढ़ाया। ये लो, पानी पी लो। मैं बेसब्री से झपट कर एक ही सांस में खाली कर गया और वापस उसकी जानिब बढ़ा दिया। मैं ममनूनियत से बोला, मेहरबानी नजर भाई। वो अफसोस भरे लहजे में बोला, मुझे बहुत अफसोस है उमर जान कि मैं इससे ज्यादा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब भी मैं थानेदार की लाइल्मी में कर रहा हूँ। इस मर्तबा उसने अखबार के कागज में लिपटी हुई कोई चीज मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने खोल कर देखा तो वो तंदूरी रोटियां थी जिसके साथ दाल का सालन था। इतने बड़े हादसे के बारे में इल्म होने के बाद चाहिए तो ये था कि मुझे भूख और प्यास बिल्कुल महसूस न होती, मगर जिंदगी है ही ऐसी चीज। जान बचाने की जबिल्लत और इंतकाम लेने की ख्वाहिश ने मेरे अंदर भूख और प्यास के एहसास को उजागर कर दिया था। मैंने नजर गुल की मजबूरी का एहसास करते हुए चंद लुकमों में उन रोटियों को खत्म कर दिया। उसने हमदर्दाना लहजे में कहा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताओ, मगर उसके अंदाज में वाज़े तौर पर बेचारगी नजर आ रही थी, जिसका साफ मतलब यही था कि वो सिर्फ कहने की हद तक मुझसे मेरी जरूरत पूछ रहा था। उसको पूरा करना उसके बस से बाहर था और जितना कुछ वो मेरे लिए कर सकता था उसने कर लिया था। मैंने भी उसको इम्तिहान में डालना मुनासिब न समझा और नफी में सर हिला दिया। मेरा सर नफी में हिलता देख कर वो इत्मीनान भरा सांस लेते हुए मुस्तफसिर हुआ, वैसे एक बात तो बताओ। मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, फौज से भागने के बाद तुम इतना अरसा कहाँ गायब रहे? मैंने कहा, ये एक लंबी कहानी है दोस्त, कभी वक्त मिला तो बताऊंगा। अभी तो तुम मुझे गाँव के हालात से आगाह करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि मेरे पीछे गाँव में क्या कुछ होता रहा। वो हैरानी से बोला, कल सब कुछ तो तुम्हें बता दिया। मैंने कहा, कल मुझे होश कहाँ था? वो बोला, मुकम्मल तफसील तो खैर मुझे भी मालूम नहीं, अलबत्ता सुनी सुनाई बातें आपको बता देता हूँ। ये कहकर उसने जो कुछ बताया उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जिरगे ने फैसला हमारे हक में दिया था, जिसे चौधरी अनवर ने बहालत मजबूरी तस्लीम कर लिया था। जिरगे ने ये फैसला भी किया था कि जब भी चौधरियों के मवेशियों ने हमारी फसल को कोई नुकसान पहुंचाया, चौधरी अनवर इस नुकसान को पूरा करने का जिम्मेदार होगा। जिरगे के इस फैसले पर जहां मेरे भाइयों को अजहद खुशी हुई थी, उसी निस्बत से चौधरी खानदान गम गुस्से में डूब गया था। और फिर ये गुस्सा उन्होंने एक दिन मोहम्मद जान भाई की पिटाई करके निकाला, जिसकी वजह ये हुई कि चौधरियों की एक गाय हमारे खेत में घुसी, जिसे डंडा मारकर भाई मोहम्मद जान ने खेत से बाहर निकाला। अकबर और आजम चौधरी अनवर के बेटे इस बात को बुनियाद बनाकर मोहम्मद जान से लड़े कि उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उनकी गाय को मारे, क्योंकि फसल को होने वाले नुकसान के वो जिम्मेदार थे। शुमई किस्मत के मोहम्मद जान भाई वहां पर अकेला था और वो दोनों भाई बमा अपने गुंडों के मौजूद थे। मोहम्मद जान भाई जब गिरता पड़ता जख्मी हालत में घर पहुंचा तो अब्बू जान और चचा फाजिल घर में मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो शायद इस मसले का कोई बेहतर हल निकालते। अलबत्ता भाई हाकिम जान और अहमद जान दोनों घर पर मौजूद थे। दोनों ने मोहम्मद जान की हालत देखते ही हथियार निकाले और वक़ूए की जानिब दौड़ पड़े। मुखालिफ भी आगे से तैयार थे। मेरे भाइयों को दूर से देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मेरे भाइयों ने भी खेतों की मुंडेर की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पार्टियां चूंकि आड़ में थीं, इसलिए किसी किस्म के जानी नुकसान से महफूज रहीं। गंडापुरों के अंदर चूंकि इस तरह की फायरिंग रोजमर्रा का मामूल है, इसलिए लोगों ने कोई खास तवज्जो न दी। ये फायरिंग शायद इस तरह मजीद कुछ देर जारी रहकर किसी भी पार्टी की पसपाई या एमुनिशन खत्म होने की सूरत में बगैर किसी जानी नुकसान के खत्म हो जाती, मगर बदकिस्मती से चौधरी अनवर जो इस फायरिंग को रुकवाने के लिए आ रहा था, किसी अंधी गोली का शिकार हो गया। गोली उसके सर में लगी थी, इसलिए उसके बचने का कोई इम्कान न रहा था। चौधरी के गिरते ही दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो गई। चौधरी अनवर के मरने के बाद चौधरी अकबर बड़ा होने के नाते खुद ब खुद घर का सरबराह बन गया था। उसने अपने बाप के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोई जरूरत महसूस न की। मेरे भाई भी इस वाक़े के बाद संभल गए थे। उन्हें पता था कि चौधरी खानदान लाजिमन अपने कत्ल का बदला लेने की कोशिश करेगा, इसलिए वो हमेशा इकट्ठे घर से निकलते थे। चौधरी अनवर को मरे हुए बमुश्किल 1.5-2 महीने हुए थे कि एक रात हमारी हवेली में आग भड़क उठी। इससे पहले के लोग उससे बाखबर होकर आग बुझाने की तदबीर करते, आग इतनी फैल गई थी कि लोगों के लिए उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। लोगों की बेखबरी की वजह यह भी थी कि एक तो रात गए ये कार्रवाई हुई थी और दूसरे सर्दियों का मौसम होने की वजह से
लोग मुंह सर लपेटे कमरों में घुसे हुए थे। तीसरी और सबसे अहम बात ये थी कि मेरे घर वालों ने ना तो कोई चीखो पुकार मचाई थी और ना ही किसी को मदद के लिए पुकारा था। ये तो जब आग के शोले खूब बुलंद हुए और तपिश और धुआं पड़ोसियों के घरों तक पहुंचा था तो वो जागे और हल्ला गुल्ला करके पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। मगर उनकी आग बुझाने की तमाम कोशिशें रायगां गईं और मेरे घर वालों में सिवाय चचा फाजिल के और कोई ना बचाया जा सका। उनके जिंदा बच जाने की वजह भी ये थी कि वो ड्योढ़ी में सोए हुए थे। अलबत्ता ड्योढ़ी के छत के शहतीर के उसकी टांगों पर गिरने की वजह से उसकी दोनों टांगे 2-3 जगह से टूट गई थीं और वो ताहाल सिविल अस्पताल में दाखिल था और जिस्मानी तौर पर माजूर होने के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी मफलूज हो गया था। इसी तरह मेरी इकलौती बहन जमीला भी सदमे की शिद्दत में अपने हवास खो बैठी थी। ये बात यहीं तक रहती तो मैं शायद कभी भी हवालात में बंद न होता। मगर एक रात चौधरी अकबर की हवेली में घुसकर किसी ने उसके छोटे भाई आजम को गोली मारकर हलाक कर दिया और ऐनी शाहिद के मुताबिक ये काम मैंने किया था। उसके बाद किसी ने उसके खेतों को आग लगा दी। इसका इल्जाम भी मेरे सर था। चंद दिनों बाद उसका यानी अकबर का मामू और अकबर का दोस्त उसकी बैठक में बैठे हुए थे कि मैं अकबर पर हमला करने की गरज से उनकी बैठक में दाखिल हुआ और उसे बचाने की कोशिश में वो दोनों हलाक हो गए और अकबर के नौकरों के बरवक्त पहुंचने पर मैं वहां से भाग गया। तीनों केस मुख्तलिफ तवारीख में मेरे खिलाफ दर्ज थे और उन्हीं की पादाश में मैं थाने में बंद था। नजरगुल से ये बातें सुनते ही मुझे अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।